बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अक्सर पाकिस्तानियों से ये कहते हैं कि अल्लाह अल हक है, सच सामने ज़रूर आ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। और एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ा सच पाकिस्तानियों के सामने आ गया। ये पाकिस्तान से तो नहीं आया, अमेरिका का एक सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाला न्यूज़ है, ड्रॉप साइट न्यूज़। वहाँ से ये हकीकत सामने आई है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई 2022 में, जब जनरल बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया जनरल नदीम अंजुम की मदद से और सियासतदानों को अपने साथ मिलाया, क्योंकि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का शौक था और उस वक्त इमरान खान साहब को उन्हें लगता था कि वो उन्हें एक्सटेंशन नहीं देंगे। हालांकि बाद में इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को कहा कि अगर एक्सटेंशन के लिए ये आप मरे जा रहे हैं तो पाकिस्तान को तबाह मत कीजिए, मैं आपको एक्सटेंशन ही दे देता हूं, लेकिन इन चोरों डाकुओं को लाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत ना करें। लेकिन खेल हाथ से निकल गया था। जनरल बाजवा ने अमेरिका को कायल कर दिया था, अमेरिका से साइफर भी आ गया था और इमरान खान साहब को एक विलन के तौर पे अमेरिका में पेश किया गया। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान को एक ऐसा हीरो बना दिया गया कि तारीख इतना मकबूल लीडर पाकिस्तान के अंदर नहीं देख पाई आज तक। अब इमरान खान साहब ने उस वक्त दावा किया था, एक साइफर के बारे में कौम को बताया था कि अमेरिका ने बाकायदा धमकी लगाई है और अमेरिकन धमकी के नतीजे में मेरी हुकूमत पाकिस्तान में ख़त्म की गई है और हमें धमकियां आ रही हैं। इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे ना, तो जो एक पब्लिक के बीच में खड़े होकर एक तकरीर की थी, वो बड़ी यादगार थी। उन्होंने हाथ के अंदर एक पेपर पकड़ा हुआ था और ऐसे लहराया था कि ये खत है मेरे पास सबूत के तौर पे। लफ्ज़ साइफर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो अवामी लफ्ज़ नहीं था, लोग ज़्यादा साइफर को जानते नहीं थे कि ये क्या होता है, लेकिन लेटर उन्होंने बोला था, खत उन्होंने बोला था इमरान खान साहब ने। जरा ये सुने कि इमरान खान साहब ने उस वक्त क्या कहा था, क्योंकि अब वो खत मंजरे आम पे आ गया। बाकायदा ड्रॉप साइट न्यूज़ ने उस खत को पब्लिक कर दिया है, सोशल मीडिया पे डाल दिया है। और मैं आपको कंफर्म करता हूं, क्योंकि मैंने कासिम सूरी साहब से भी बात की है और मैं खुद इमरान खान साहब को मिलने के लिए गया था 10 मार्च 2022 को, क्योंकि साइफर आया था 7 तारीख को, तहरीक अदम एतमाद आई थी 8 तारीख को, मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी 10 तारीख को। और 10 तारीख को मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी मुदाखलत हो रही है। वो 10 मार्च 2022 का आप मेरा वीलॉग निकाल के रिकॉर्ड के ऊपर देख सकते हैं। तो तब इमरान खान साहब ने मुझे दिखाया था कि ये लेटर आया हुआ है अमेरिका से। साइफर का मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि इसको साइफर किसे कहते हैं। मैंने क्योंकि कभी फॉरेन ऑफिस को कवर नहीं किया ना, मुझे साइफर का, डिमार्श का, ये वाली टर्मिनोलॉजी का तब पता होता जब मैं को कवर करता, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था या पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था, तो यह मुझे आइडिया नहीं था। बहरहाल मैं भी तस्दीक करता हूं कि ये वही लेटर है जो इमरान खान साहब ने कहा था। आज इमरान खान सच्चा साबित हुआ और जनरल बाजवा झूठा साबित हुआ। आज इमरान खान सच्चा साबित हुआ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और ये सारे जितने फजल रहमान समेत ये सारे सियासतदान झूठे साबित हुए। आज पाकिस्तान की अदलिया जो है वो गलत साबित हुई और कासिम सूरी का जो बयानिया था या कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो आज दुरुस्त साबित हुई और ये सबूत सारी दुनिया के सामने आ गया। अब कर लो अपना मुंह काला। इमरान खान साहब ने उस दिन क्या कहा था, जरा ये पहले आप सुने। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। और मैं आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। अपनी कौम और मीडिया को ये सोचने, हम सबको हमने ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं,
कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। ये इमरान खान साहब ने बड़े दुखी अंदाज में उस दिन बताया था। 27 मार्च 2022 को धमकियां मिल रही हैं और साइफर लहराया था और फिर अपने वॉइस कोड के अंदर रख लिया था और दावत दी थी कि जिसको एतबार नहीं है वो आकर ऑफ द रिकॉर्ड बैठ जाए, मैं सबूत देता हूं। ये इमरान खान साहब ने कहा था। उस वक्त का जो डीजी आईएसपीआर था जनरल इफ्तिखार बाबर, उनका स्टेटमेंट क्या था, जरा ये भी आप सुन लें। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं। लो जी, कागज का टुकड़ा करार दिया और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, ये उस वक्त के डीजी आईएसपीआर जनरल इफ्तिखार बाबर ने कहा था। जर्नैल झूठे साबित हुए, इमरान खान सच्चा साबित हुआ। वो साइफर मौजूद है और उसके अंदर क्या लिखा है वो भी मौजूद है। आपको मैं उसका एक टुकड़ा पढ़ के सुनाता हूं कि साइफर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए उसकी ट्रांसलेशन। इसके अंदर जनाब लिखा हुआ है कि एटमी ताकत है पाकिस्तान, उसको जो धमकी दी गई है डोनाल्ड लू ने जो दी वो क्या थी। हमें यकीन है कि अगर पाकिस्तान वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में रहा तो उसे आलमी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। अगर वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ किया जा सकता है और ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो सकते हैं, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ये धमकी लगाई गई अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को। एक एटमी ताकत है पाकिस्तान और देखें किस तरह पाकिस्तान को ट्रीट किया गया उस वक्त, सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि इमरान खान ने सच बोला था। अमेरिकन मीडिया ने पहले ही ये बता दिया था, लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था तो उंगलियां उठाई जाती थी। आपको याद है मरियम नवाज का स्टेटमेंट कि अब कौन मुल्क हमें साइफर भेजेगा। यानी मरियम नवाज को यह पता ही नहीं था कि एक्चुअली साइफर क्या है। उन्होंने कहा अब कौन सा मुल्क हमें साइफर भेजेगा, जब इन्होंने साइफर के बारे में ये सब कुछ कर दिया, पकड़ के इन्होंने सारा कंट्रोवर्शियल कर दिया। अब यह साबित हो रहा है कि साइफर का मतन वही है जो इमरान खान ने परेड ग्राउंड के जलसे में और फिर बाद में अवाम के सामने रखा था। डोनाल्ड लू ने कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि दौरा रूस को खुद वजीर आजम का एक फैसला समझा जा रहा है। बसूरत दीगर मैं समझता हूं कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कुछ देर के लिए रुके और फिर कहा मैं ये तो नहीं बता सकता कि यूरोप उसे किस नजर से देखेगा, लेकिन मुझे शक है कि उनका रद्द-ए-अमल भी कुछ ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने कहा कि ईमानदारी की बात यह है कि मैं समझता हूं कि यूरोप और अमेरिका की तरफ से वजीर आजम की तन्हाई बहुत शदीद हो जाएगी। ये पाकिस्तान को धमकियां लग रही थी और यही बात इमरान खान कह रहा था। तो जब इमरान खान ने कहा कि क्या हम कोई गुलाम है, ये इसका नतीजा था। फिर इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसका नतीजा था। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो आर्मी चीफ से सबसे बात करके फिर गया था रशिया मुशावरत करने के बाद, और रूस जाने से एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि रशिया अटैक करने वाला है यूक्रेन के ऊपर। तो मैं जनरल बाजुआ से मशवरा करता हूं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तो जनरल बाजुआ मुझे यह कहता है कि आपको जरूर जाना चाहिए क्योंकि आपका दौरा पहले से तय है। और मैं दोबारा राब्ता करता हूं और फिर जनरल बाजुआ को कहता हूं और जनरल बाजुआ फिर कहता है कि आपको जरूर जाना चाहिए। यानी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान जाने के मामले में एक पेज पर थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सोर्सेज के जरिए से अमेरिका को कायल किया कि इसके अंदर सिर्फ इमरान खान इन्वॉल्व है और हम नहीं चाहते थे कि इमरान खान रशिया जाए। किस तरीके से अमेरिका को तैयार करके इमरान खान साहब को हुकूमत में से निकाला गया। नाजरीन, साइफर एक मरतबा फिर सामने हकीकत बनकर खड़ा है और यह साबित हो रहा है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन जर्नैलों की एक साजिश थी, जिसमें उन्होंने अमेरिका को पहले गुमराह किया, फिर उनसे कॉन्सेंट लेने के बाद उनके हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। और वजह क्या थी? सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जाती मफादात और एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की ख्वाहिश। अब जो नया आर्मी चीफ है उसकी भी एक्सटेंशन की ख्वाहिश थी। ये जो आगे बैठ जाता ना कुर्सी छोड़ता ही नहीं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी ही खबर की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको टैप टैप सेंड नामी एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था। मनी ट्रांसफर एप्लीकेशन है और इसकी तफसीलात अभी आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं कि इसको आपने अपने जहन में रखना है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से है और ये तफसीलात पढ़ने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टैप टैप सेंड एप्लीकेशन। अब आ जाए नाजरीन
इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक नया मामला खुल गया है। इंडिया ने पाकिस्तान को बराह रास्त धमकी लगा दी है। इंडियन आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान के लिए बड़ी संगीन किस्म की धमकियों का अनाउंसमेंट कर दिया। अब पाकिस्तान ने उसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया है। भारतीय आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो ज्योग्राफिया और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। बड़ी बात है जनाब। वो कहता है जी पाकिस्तान ज्योग्राफिया पे ही नहीं होगा या तारीख का हिस्सा भी होगा या नहीं होगा, ये फैसला इंडियन आर्मी चीफ करेगा। अपने जहाज़ों का मलबा तो भाई पहले उठा लो जाके। फिर अब यानी ये तो बहुत ही अजीब बात है कि एक लड़ाई हारने के बाद एक आर्मी चीफ ऐसे दंदनाता हुआ धमकियां कैसे लगा सकता है। और ये झड़पें थी, यानी एक लड़ाई ऐसी थी, कोई इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं थी। इसमें नुकसान तो इंडिया का हुआ, पाकिस्तान का भी हुआ। उन्होंने काफ़ी मिसाइल मारे, हमारे मदारिस तबाह किए हैं, मुरीदके के अंदर तबाही फेरी है, कुछ हमारी एयर बेसिस के ऊपर उन्होंने अटैक किए हैं, तो उन्होंने भी नुकसान किया। लेकिन हमने उनके तैयारे तबाह कर दिए, तो हमें एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। और अब वो डिंगे मार रहा है इंडियन आर्मी चीफ। और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, वो तरन वाला तो है नहीं कि आप आएंगे और आके आप कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू और आप अटैक करेंगे और हम आपकी बात मान लेंगे। ऐसा नहीं होगा। गो कि इंडिया की फौज बहुत बड़ी है, आपके हथियार बहुत ज्यादा है, लेकिन हम एक एटमी कुव्वत हैं। आप हमें मिटा नहीं सकते, क्योंकि एटमी कुव्वत को जब कोई मिटाने की बात करता है ना, तो वो पागलपन का शिकार होता है। एटमी कुव्वत को मिटाने का मतलब यह है कि पूरा एक रीजन मिटा देना। अब पाकिस्तान के पास बहुत सारे एटम बम है, आप हमें मिटाएंगे, साथ में आप भी मिट जाएंगे। ऐसा ही होगा। ये नहीं हो सकता कि आप एटम बम मारें या हमें मिटाएं, हमारा ज्योग्राफिया खत्म करें और आप वहां पे कायम रह सकें। ये मुमकिन नहीं है ना। जब भी कोई मुल्क एटमी कुव्वत बन जाता है तो आप ये कर नहीं सकते। अब पाकिस्तान ने इसका जवाब ये दिया कि ये बयान हिंदुत्वा नजरिए के जेर असर भारतीय क़यादत की गुमराहकुन और वहमी सोच की अक्कासी करता है, जो 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर सकती। खुद मुख्तार एटमी मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना किसी किस्म की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली नहीं है, बल्कि ज़हनी दिवालियापन, जनून और जंगी जनूनियत का मज़हर है। अब ये चक्कर क्या है? क्या इंडिया दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई अटैक कर सकता है या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दोबारा लड़ाई लग सकती है? तो याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी को भी फेस सेविंग चाहिए। नरेंद्र मोदी अगले किसी भी इलेक्शन में जाने से पहले कुछ ना कुछ करेगा जरूर। कोई ना कोई हो सकता है इंडिया में फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए और फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए और फिर पाकिस्तान भी जवाब देने पर मजबूर हो जाए। बहुत मुमकिन है इंडिया ये कर सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सूरत हाल है वो बड़ी पतली है। ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने किया वो एक बहुत बड़ा फेलियर उनके लिए बन गया। पाकिस्तान में ऐसा सच कोई कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई, वो मासूम लोग शहीद हुए। वो जो उनका दावा है कि वहां दहशतगर्द कैंप हैं और ये है वो, या ऐसा कुछ नहीं है। अब एक दौर था पाकिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज होती थी, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा यहां पे, ऐसा कुछ है नहीं है। वो जो लश्कर तैयबा वाला दौर था या उस किस्म की चीजें हुआ करती थी माजी में कभी, तो वो इंडिया की खाम ख्याली है। ये मुजाहिदीन जो कश्मीर के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करता है और वो बेचारे अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो एक अलग हकीकत है। लेकिन अगर आप कहें कि यहां पे जनाब अंधाधुंध कैंप बने हुए हैं, तरबियतें हो रही हैं, वो अब नहीं है ऐसा कुछ। माजी के किस्से आपने भी बहुत शरारतें की हैं, पाकिस्तान ने भी की हैं, दोनों ने अपना अपना काम किया। लेकिन आप ये कोई कहे कि जोग्राफिया से ही मिटा देंगे, तो ये एटमी कुव्वत को ये कहना तो एक तरह का पागलपन ही है। और नरेंद्र मोदी को फेस सेविंग चाहिए, जिस तरह उसे मार पड़ी है और वो आलमी सतह पे गंदा हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बहुत गंदा किया बेचारे को। अभी इंडिया को एक और झटका लगा है, क्योंकि वो रशिया से जो तेल ले रहा था उसकी मुद्दत खत्म हो गई है। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर उनको सहूलत दे। वैसे इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप सहूलत दे ही देता है कुछ ना कुछ करके, पाकिस्तान को सिर्फ तारीफें करता है, पाकिस्तान को सिर्फ जो है वो आसरा देता है, सहूलतें जो है वो इंडिया को देता है। अब मामला यह है कि क्या इंडिया वाकई पाकिस्तान के साथ फड्डा कर सकता है? तो मुझे यकीन है कि जरूर किया जा सकता है ऐसा। बड़ी लड़ाई तो शायद इंडिया नहीं लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक महदूद लड़ाई इंडिया हो सकता है कि लड़े। और देखें ये स्टेटमेंट उनके तब आ रहे हैं जब वो यूएई गए हैं और यूएई की क़यादत से जाके उन्होंने पपियां जफियां की हैं, बड़ी उनके साथ मुलाकातें की हैं। अब इंडिया के अंदर जो है वो अक़लियतों को कुचला जाता है और उसी मजहब के लोगों को बाहर जाके जफियां डाली जाती हैं। तो पैसा बड़ी चीज़ है और इख्तियार बड़ी चीज़ है और मफादात जो हैं वो उससे भी बड़ी चीज़ है। बहरहाल ये इंडिया पाकिस्तान का मामला, इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। धमकी का जवाब पाकिस्तान ने ठीक दिया है। अब एक और चीज़ है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन तमाम धड़ों ने, इसमें सुहेल अफरीदी भी हैं, इमरान खान की बहनों ने तो आना ही आना है, वो हर दफ़ा आती हैं मंगल को, और ये मंगल तक की डेडलाइन दी हुई थी सुहेल अफरीदी ने।
तो अब ये सुहेल अफरीदी की डेडलाइन भी खत्म हो रही है मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन ही महमूद खान अचकजई की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दीगर जमातों ने कहा, और वो सारा कुछ मिला के मंगल वाले दिन पे बड़ा बोझ पड़ गया। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी किस्म के बड़े एहतजाज से मना किया है और दहशतगर्दी का भी एक बहाना बताया कि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं, आप बाद आ जाए, ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा वरना आप जिम्मेदार होंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा सख्त पैगाम दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेडलाइन भी है। तो नेक्स्ट वीलॉग में इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि कल के दिन में क्या हो सकता है और किन चीज़ों की तवक्को की जा रही है। अब आ जाए जरा बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये खबर लें आपके अमरीकी फ़ौज ने एक मरतबा फिर अपने बहुत सारे जो फ़ौजी साजो सामान ले जाने वाले तैयारे हैं, इन खाली तैयारों को भिजवाया था यूरोप की जानिब, और अब ये मगरबी ममालिक से वापस आ रहे हैं खलीज की तरफ, और एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर फ़ौजी साजो सामान की तरसील शुरू कर दी गई है खलीजी ममालिक में। अमरीकी फ़िज़ाइया के C-17A स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर यूरोप और खलीज के दरमियान परवाज़ें भर रहे हैं और वहाँ से जो दिफाई साजो सामान है या फ़ौजी साजो सामान है वो पहुँचाया जा रहा है। मज़ीद फ़ौजी भी इस खित्ते में पहुँच रहे हैं। वजह क्या हो सकती है? यहाँ पे बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ खबरें छपी हैं और उन खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल आइंदा हफ्ते ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ खबरसा एजेंसियां जो हैं वो इस किस्म के दावे कर रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं गैर मुल्की, और ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरा ताअत्तुल का शिकार हो गए हैं। ईरान की शराइत अमेरिका के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती, अमेरिका की शराइत ईरान के साथ मैच नहीं करती, बीच का कोई रास्ता निकल नहीं रहा। पाकिस्तान हो या चाइना हो, किसी की भी सालसी काम नहीं कर रही। और अगर ये सिचुएशन ऐसे ही रहती है तो डोनाल्ड ट्रंप पे भी प्रेशर बढ़ेगा और ईरान पे भी। ईरान पे प्रेशर इस बात का है कि ईरान के जो तेल के कुएं हैं वहां से वो तेल निकालकर उनकी तरसील नहीं कर पा रहा, उनके जहाज़ों के रास्ते रुके हैं। और अमेरिका पे प्रेशर इसलिए है कि जब अमेरिका ईरान का रास्ता रोकता है तो पूरी दुनिया के रास्ते भी आबनाए हुर्मत में रुकते हैं। अब अरब ममालिक से और बाकी जगहों से या खलीजी ममालिक से अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं दोनों ममालिक के ऊपर एक प्रेशर कुकर सिचुएशन बन रही है, बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है और ये दबाव किसी वक्त भी एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नेतन्याहू को ये लड़ाई पसंद है, यानी नेतन्याहू को ये सूट करती है लड़ाई, क्योंकि उनका सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। और दूसरा एक और आदमी है जिसे ये लड़ाई सूट करती है, वो रज़ा पहलवी है जो ईरान का साबिक हुक्मरान फैमिली से है। तो रज़ा पहलवी ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो मुखातिब करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और रज़ा पहलवी ने कहा है कि आपको ये ज़ख्मी रीछ है, ज़ख्मी जानवर है, आपको ये काम अंजाम तक पहुंचाना होगा, आप इसको ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते, आपको ये ख़त्म करना होगा, ईरान के अवाम को फ़ैसला करना होगा, ये वहाँ पे रजीम है, आप कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं। तो रज़ा पहलवी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है कि मैं तो जा रहा था, ख्वाब देख रहा था कि ईरान वापस जाऊँगा और इक़्तिदार संभालूंगा। उधर जो ईरान के अंदर इक़्तिदार मौजूद है वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। बल्कि रज़ा पहलवी ने एक लालच भी दिया अमेरिका को। रज़ा पहलवी ने कहा कि अगर हमें आज़ादी मिल जाती है तो 10 सालों में ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी कि ईरान से अमेरिका को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का मुनाफा मिलेगा, ये भी कहा। अच्छा, एक अमेरिकी साबिक वज़ीर दिफा है, उनका नाम है रॉबर्ट गेट्स। उन्होंने भी एक कहानी सुनाई नेतन्याहू को लेकर के 2009 में नेतन्याहू ने उनके साथ क्या किया। रॉबर्ट गेट्स ने कहा कि जुलाई 2009 में नेतन्याहू ने मुझे कहा था कि ईरानी हुकूमत कमज़ोर है और पहले ही हमले में बिखर जाएगी। मैंने तब उन्हें यह बात समझाई थी कि वो बिल्कुल गलती पर हैं और वो ईरानियों की कुव्वत बर्दाश्त और उनकी लचक को कमतर समझ रहे हैं, वो नहीं जानते। यही चूरन उन्होंने बड़े अरसे से बेचा और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने खरीद लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने वो गलती कर दी जो गलती इससे पहले बराक ओबामा ने और जो बाइडन ने नहीं की थी। नाज़रीन, ईरानी फ़ौज मुख्तलिफ किस्म के हथियार सरकारी टीवी पे चलाना सिखा रही है। पहले मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पीके मशीन गन चलानी सिखाई। ये बड़ा मशहूर वेपन है ईरानी और बड़ा तगड़ा वेपन है, वो पहले सिखाया। क्लाशनकोव से हैवी कैलिबर है, बहुत ज़बरदस्त गन है। तो अब वो सिखा रहे हैं स्नाइपर राइफल कैसे चलती है, यानी आप निशाना लेकर किसी को टेलीस्कोप में देखकर कैसे मार सकते हैं। और दीगर हथियार भी सरकारी टीवी के ऊपर बारी बारी वो चला रहे हैं और ये प्रोग्राम और उनके क्लिप्स ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, जो लोग फैमिली दोस्त हज पे गए हुए हैं वो बता रहे हैं कि ईरानी जहाँ पे मिलते हैं ना तो उनको मुसलमान बहुत पजीराई दे रहे हैं।
हज पे आपको पता है पूरी दुनिया से मुसलमान जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ इकट्ठे होते हैं, खाना काबा के गिर्द, मस्जिद नबवी वहाँ पे भी जाते हैं, मदीना और मक्का में। तो बताते हैं कि जहाँ पे ईरानी शहरी मिलते हैं तो उनको बड़ी पजीराई मिल रही है, उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, सरकार की जानिब से नहीं, जो बाकी मुसलमान पूरी दुनिया से आए हुए हैं वो उनको बहुत प्यार दे रहे हैं, क्योंकि वो ईरान जंग में है और वैसे भी उसकी इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ जंग चल रही है, तो मुसलमानों के जज्बात भी ज़रा फिर उनके साथ जुड़ जाते हैं जाकर। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है, और ये इंकिशाफ जो किया है ये इसराइली मीडिया ने किया है। इंकिशाफ ये बताता है कि इराक के अंदर इसराइल ने अपने खुफिया फौजी अड्डे बनाए हुए थे और कभी पता ही नहीं चला इराक की हुकूमत को भी। यानी कितनी अजीब बात है ये कि इराक की हुकूमत को पता ही नहीं चला और इराक के अंदर इसराइल ने अपने खुफिया फौजी अड्डे बनाए हुए थे ईरानी सरहद वाली साइड को लेकर के। अब अमेरिका, क्योंकि वहां पे बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारे इलाके अपने बंद किए होते हैं, तो वहां पे इसराइल के खुफिया फौजी अड्डे भी थे, उनके लोग वहां पे काम कर रहे थे। और अमेरिकन ने सैटेलाइट के जरिए से या वो जो उनका रेडार का सिस्टम होता है उसको भी मफलूज कर रखा था, ताकि इराकी गवर्नमेंट या वहाँ के लोग ना जान पाएं कि इसराइली बाकायदा यहाँ पे अपनी फौजी अड्डे बनाकर यहाँ बैठे हुए हैं इराक की सरजमीन के ऊपर। अब पता नहीं और कहाँ बनाए होंगे, लेकिन ये खबर आ गई है। ईरान पर हमलों के वक्त इराक में इसराइल के कायम किए गए 2 खुफिया फौजी अड्डों की तफसीलात सामने आने के बाद अब ये राय तकवीयत पकड़ रही है कि गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर इराक की हुदूद की तरफ से ड्रोन हमलों की कोशिश फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकती है। सऊदी अरेबिया के ऊपर 3 ड्रोन गए, सऊदी अरब ने उन तीनों को रोका हवा में। अब ये ड्रोन ईरान कहता है जी हमने तो नहीं भेजे, हज का सीजन अभी तो कोई ऐसा नहीं करेगा, और ये इराक की तरफ से आए। इससे पहले एक ड्रोन आकर गिरा जनरेटर के ऊपर, वहां पे आग लग गई यूएई में, अबू धाबी के इलाके में। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, अल-जुफ्रा का इलाका है, वहां पे आके गिरा था। ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है, ये कोई चिंगारी एकदम भड़क गई तो ये पूरे खित्ते में आग लग जाएगी, जंग लग जाएगी। और अब ये पता चल रहा है कि इराक वाली साइड से हमले होते हैं। जैसे ईरान पर हमलों के दौरान सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुतअद्दिद हमलों से ईरान ने लाताल्लुकी इख्तियार की थी कि हमने नहीं मारा, ये ड्रोन आए जरूर है, ये हथियार आए जरूर है, लेकिन ये हमने इस्तेमाल नहीं किए। इराक में इसराइली खुफिया अड्डे से मुताल्लिक इतला देने वाला जो चरवाहा था, उसको सबसे पहले पता चला ना, वो अपनी बकरियां, अपने जानवर चुरा रहा था, तो उसको पता चलता है कि यहां पे तो ये खुफिया अड्डे बने हुए हैं। तो इराक में इसराइली खुफिया अड्डे से मुताल्लिक इतला देने वाले चुराहे को इसराइली फौज ने कत्ल कर दिया था। इस खबर को अब अमेरिकी मीडिया में भी कवरेज मिल रही है। न्यूयॉर्क टाइम ने भी इसकी खबर शाया की है। इस पर मिस्री ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट ने एक तबसरा किया। उन्होंने बताया कि बिलाखिर कोई तो इस इराकी चरवाहे के बारे में बात कर रहा है जिसने इराक के सहरा में एक खुफिया इसराइली फौजी अड्डे का सुराग लगाया था और इसराइली फौज ने उसका पीछा करके उसे हलाक कर दिया था, जिन्होंने उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर भेजा और उस वक्त तक फायरिंग की जब तक कि उसकी गाड़ी शोलों की लपेट में नहीं आ गई। तो ये एक चरवाहे ने पोल खोला था और अब समझ आ रही है कि किस तरीके से इस रीजन से जब अटैक किया जाता है तो ऐसा तासुर बनता है कि ये हमले ईरान कर रहा है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।